हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आपके सामने में एक नया चैप्टर लेके आए हैं, एक नया सब्जेक्ट लेके आए हैं जिसका नाम है अर्थव्यवस्था। तो जैसे आप सबको पता होगा, हम लोग जो है यहाँ पर आपको पूरी तरीके से क्लास 10 की तैयारी करा रहे हैं, है ना। और सामाजिक विज्ञान को टोटल 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें से इतिहास है, एक भूगोल है, एक राजनीति शास्त्र है, एक अर्थव्यवस्था है और एक आपदा प्रबंधन है। तो आज जो है हम लोग एक नया बुक को शुरू करने वाले हैं जिनका नाम है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था। तो आप लोग कॉपी कलम फटाफट निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दीजिए अर्थव्यवस्था, है ना। और अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर का नाम क्या है? अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। यानी कि यहाँ पर हम लोग अर्थव्यवस्था क्या होता है इनके बारे में पढ़ते हैं, साथ ही साथ इसका विकास कैसे कैसे हुआ, इनके पूरे विकास को जानते हैं, यानी कि इनके पीछे जो विकास हुआ था तो इसका इतिहास क्या है उनको देखते हैं। ठीक है। अर्थव्यवस्था में टोटल आपका 7 चैप्टर है, यानी कि कितना अध्याय है? 7 अध्याय है। और आप सबको पता होगा अर्थव्यवस्था जो है बहुत ही आसान होता है, बहुत ही मजेदार होता है। यहाँ पर हम जो है आपको लाइन बाय लाइन पहले पूरे चैप्टर को अच्छे से समझाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, फिर इनके बाद इनका जो भी सब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, फिर उनको करवाएंगे। ठीक है। तो आप लोग तो बहुत सारी चीजों के बारे में लगभग जानते होंगे, जैसे प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, तृतीय क्षेत्र क्या होता है ना। और पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये तो आप सबको पता होगा। पहले भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। तो सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था भारत को, हम लोग जो है अर्थव्यवस्था में उसके बारे में देखेंगे। ठीक है। तो पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके फटाफट अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि सभी लोग क्लास में ज्वाइन कर पाए, सभी लोग क्लास को करें। और अपना कॉपी में आज नया हेडिंग आपको डालना है, मेरे साथ साथ सारी चीजों को आपको नोट करते हुए चलना है, तभी जो है आपको पढ़ने में मजा आएगा, आपको समझ में आएगा। क्योंकि देखिए अभी सुनेंगे अभी तो आपको सारा समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर जब दूसरा क्लास आएगा तो फिर उस वक्त में रिवाइज कैसे कीजिएगा? तो इसका मतलब है कि आपको सारा चीज नोट करना है, वीडियो को देख करके, वीडियो को रोक रोक करके। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, फटाफट आप लोग कॉपी कलम निकाल लिए। चलिए, तो आज का हेडिंग डालना है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि अर्थव्यवस्था होता क्या है ना। अर्थव्यवस्था 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 कई बार सुने होंगे। देखिए, हम लोग जो बिजनेस वगैरह करते हैं, हम लोग का जो इनकम है, आमदनी है, आय है, व्यय है, खर्च है, ये सारा चीज जो है आपका अर्थव्यवस्था में आता है ना। यहाँ पर हम लोग जैसे कृषि हो गया, व्यापार हो गया, बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया यानी कि ट्रांसपोर्ट हो गया, व्यापार बिजनेस वगैरह करते हैं, खेती वगैरह करते हैं, बीमा वगैरह, LIC वगैरह लेता है, बहुत सारे लोग लोन वगैरह लेता है। तो ये सारा चीज जो आपका है वो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है। देखिए उसका डेफिनेशन, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है या फिर ऐसा ढांचा है। ठीक है। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र का ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। विभिन्न प्रकार की यानी कि अलग अलग प्रकार के आर्थिक क्रियाएं जो है वो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। अब वो आर्थिक क्रियाएं क्या है? तो जैसे कृषि, ये क्या हो गया? आर्थिक क्रिया हो गया। व्यापार यानी कि बिजनेस, ये क्या हो गया? आर्थिक क्रिया हो गया। बैंकिंग, ये क्या हो गया? आर्थिक क्रिया। परिवहन, बीमा, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो संचार होता है ना, एक जगह से दूसरे जगह जो सामान को लेके जाया जाता है, तो ये सभी आपका क्या हो गया? ये सभी जो है आपका आर्थिक क्रिया हो गया, है ना। तो अर्थव्यवस्था क्या है? एक तंत्र है, एक ढांचा है, या फिर एक ऐसा तंत्र का ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। जैसे कि आपका हो गया व्यापार, कृषि और आपका परिवहन, बीमा, संचार, ये सभी चीज जो है जिससे लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान हो। अब अगर खेती वगैरह करेगा तो इससे भी लोगों को रोजगार मिलता है, कोई बिजनेस वगैरह करेगा तो इससे भी लोगों को रोजगार मिलता है। बैंकिंग वगैरह में देखिए कितने लोग मैनेजर होते हैं, पैसे निकालने वाले होते हैं, पैसे जमा करने वाले होते हैं, तो वहां से भी लोगों को रोजगार मिलता है ना। तो ये सारी चीजों से जो रोजगार हम लोगों को मिलता है, जो रोजगार का अवसर मिलता है जो हम लोगों को, और इससे यानी कि जो रोजगार मिलता है उनसे हम लोगों की जो जरूरत की चीजें होती है, जो हम लोगों की आवश्यकता होती है, उनको पूरा करते हैं, उन जरूरतों को पूरा करते हैं। यही जो है सेवाओं का क्रय विक्रय, ये सारा चीज जो है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो एक बार डेफिनेशन को अच्छे से बोल देते हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र का ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कि कृषि, व्यापार, बैंकिंग, परिवहन, बीमा, संचार। दूसरी ओर लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय कर सके। यानी कि उनको ऐसा अवसर, ऐसा रोजगार प्रदान कराई जाती है जिससे उनको जो भी जरूरियात की चीज है, जो भी उनकी आवश्यकता वाली चीज है, जो भी चीजों की उनको जरूरत है, वो अपनी जरूरत को पूरा कर सके, है ना। यही जो है अर्थव्यवस्था का काम होता है। और ये सारा चीज का जो क्रय विक्रय है, ये सब कुछ अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा अभी। ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखिए इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे। तो इस अध्याय में हम लोग अर्थव्यवस्था का विकास के बारे में,
विकास के माप एवं सूचकांक, यानी कि विकास के लिए क्या माप है, क्या क्या सूचकांक है, इसको देखते हैं। फिर हम लोग बिहार के विकास की स्थिति को देखते हैं, यानी कि बिहार में विकास किस प्रकार हुआ, कैसे कैसे हुआ, तो बिहार के हम लोग विकास की स्थिति को देखते हैं। ठीक है, उनके बाद देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका। सबसे पहले देखिए अर्थव्यवस्था का विकास देख लिए, फिर विकास को कैसे मापा जाता है, क्या क्या सूचकांक है उसको देखते हैं। फिर बिहार की अर्थव्यवस्था को देखते हैं, है ना, बिहार में कैसे कैसे अर्थव्यवस्था का विकास हुआ उसको देखते हैं। फिर बिहार की अर्थव्यवस्था का भारत की अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है, क्या रोल अदा करता है, आखिर जो बिहार की अर्थव्यवस्था है वो भारत की अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका अदा करता है, इसको देखते हैं, है ना। फिर इनके बाद विकास का संबंध, यानी कि इन सभी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। तो आपको हेडिंग समझ में आ गया, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अर्थव्यवस्था भी समझ में आ गया। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि चैप्टर के शुरुआत में आपका आता है और क्वेश्चन में भी आपको पूछा जाता है, इनको पहले देखिए। भारत को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली, आप सबको पता होगा। हमारा देश जो है भारत वो कब आज़ाद हुआ है, 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन हम लोग 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस बनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, है ना। तो भारत जो है वो 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली। इससे पहले 200 वर्षों तक अंग्रेजी शासन का गुलाम था, है ना, यानी कि आज़ादी मिलने से पहले 1857 से लेकर के, या फिर कहें तो 1757 से लेकर के 1947 तक लगभग 200 वर्षों तक जो भारत है वो अंग्रेजों का गुलाम था। किसका, अंग्रेजों का। और उससे पहले यानी कि उस समय भारत को जब यहाँ पर अंग्रेज शासन कर रहे थे तो उस वक्त में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना। तो जब से यहाँ पर अंग्रेज आया तो अंग्रेज यहाँ से सारा चीज को लूट करके इंग्लैंड भेजा जाने लगा, लोगों पर अत्याचार करने लगा, किसानों पर अत्याचार करने लगा, जबरदस्ती का टैक्स जो है वसूलने लगा, है ना। और इन्हीं की वजह से जो सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को, अब वो नहीं कहा जाने लगा, है ना। जैसे आज के दिन कोहिनूर वो अभी भी इंग्लैंड के पास है। तो पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अभी नहीं कहा जाता है। क्यों नहीं कहा जाता था, क्योंकि अंग्रेज जो है वो भारत को पूरी तरीके से लूट लिया। लगातार 200 वर्षों तक जो अंग्रेज है वो भारत को लूटता रहा। ठीक है, तो भारत आजाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947 में हम लोगों को आजादी मिली, और उनसे पहले भारत को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया। ठीक है, अच्छा चलिए अब अगला हेडिंग आपको देना है जो कि इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका चैप्टर शुरुआत होता है, आर्थिक क्रियाएं क्या होता है, आर्थिक क्रियाएं। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है, ऐसा ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। अब आर्थिक क्रियाएं होता क्या है, तो हमने आपको बताया कि जैसे हम लोग खेती करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, बैंकिंग वगैरह, ये सारा चीज जो है आपका आर्थिक क्रियाएं के अंतर्गत आता है। बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझाते हैं कि वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय यानी कि इनकम प्राप्त होती है, इसी को हम लोग कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। समझ में आ गई आप लोगों को बातें, आर्थिक क्रियाएं किसके कहते हैं, तो जिनसे हमें आय प्राप्त होती है उसी को हम लोग कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं। तो याद रखिएगा आज से, चाहे आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, बिजनेस करते हैं, खेती करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये सारा चीज से आपको इनकम प्राप्त होता है, आय होता है, आपको सैलरी मिलता है, मंथली मिलता है। तो इन्हीं चीजों को हम लोग कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। ठीक है ना, आर्थिक क्रियाएं का बहुत ही आसान डेफिनेशन आपको दिए हैं। अच्छा, उपनिवेश क्या होता है, उपनिवेश बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है ना। आपको सिंपल में समझना है, जैसे अंग्रेज जो है जब यहाँ पर भारत में कब्जा किया तो उस वक्त में अंग्रेज जो है वो शक्तिशाली था और भारत क्या था, कमजोर था, है ना। तो किसी शक्तिशाली राज्य के द्वारा या फिर किसी शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा, जैसे अंग्रेज, इंग्लैंड, है ना, तो वो यहाँ पर आकर के शासन किया, तो इसी को उपनिवेश कहा जाता है। देख लीजिए डिफिनेशन, उपनिवेश को इंग्लिश में कहते हैं कॉलोनी। क्या कहते हैं, कॉलोनी। जब कोई भी देश या राष्ट्र किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र या शक्तिशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है, कहने का मतलब है चाहे कोई भी देश हो या कोई भी राष्ट्र हो, जैसे भारत क्या है, कोई भी राष्ट्र, मतलब भारत क्या एक देश है, राष्ट्र भी इसको कहेंगे। तो भारत जो है वो एक समृद्धशाली राष्ट्र के द्वारा क्या था, उसके शासन के अंतर्गत था। यानी कि हम लोग किसके शासन, यहाँ पर आकर के कौन शासन कर रहा था, अंग्रेज कर रहा था। तो हम लोग जो है अंग्रेज के शासन के अंतर्गत आते थे, यानी कि वो लोग जैसा जैसा बोलता था हम लोग वैसा वैसा करते थे, है ना। तो जब कोई भी देश या राष्ट्र किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र या शक्तिशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का नियंत्रण एवं निर्देशन शासक देश का होता है, तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। अब भारत जो है वो लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का उपनिवेश था। अब यहाँ पर अगर ध्यान से आप समझिएगा, उपनिवेश का मतलब अगर आपको समझ में नहीं आया है तो सिंपल सा लेते हैं, जैसे ये भारत है, ठीक है, ये आपका इंग्लैंड है, ये आपका क्या है, इंग्लैंड है।
अब भारत जो है गुलाम रहा कितने वर्षों तक, 200 वर्षों तक, यानी कि इंग्लैंड जो है वो भारत पर कब्जा करके रखा लगातार 200 वर्षों तक। तो भारत यहाँ पर क्या कहलाएगा, उपनिवेश। भारत क्या कहलाएगा, उपनिवेश। समझ में आ गया ना, तो भारत क्या कहलाएगा, उपनिवेश। तो जब कोई भी बड़े या शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा, जैसे इंग्लैंड क्या था उस वक्त में, बड़ा था, शक्तिशाली राष्ट्र था, ठीक है, तो जब कोई बड़े या शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा किसी छोटे राष्ट्र पर, किसी छोटे देश पर कब्जा किया जाए और यहाँ का जो शासन है, यानी कि छोटे देश का जो शासन है, वो वहां पर शासन कौन करे, वो बड़ा राज्य करे, बस इसी को उपनिवेश कहा जाता है। यानी कि उस राज्य को जिस पर शासन किया जा रहा है, जिस पर शासन हो रहा है, उस राज्य को ही उपनिवेश कहते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को उपनिवेश का डेफिनेशन आसानी से, ठीक है। तो उपनिवेश मतलब क्या हो गया कि जब कोई भी देश या राष्ट्र किसी बड़े समृद्धशाली या राष्ट्र के द्वारा, मतलब कि कोई भी देश हो या फिर कोई भी राष्ट्र हो, अगर वो किसी बड़े समृद्धशाली या फिर बहुत बड़े शक्तिशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उस देश का, यानी कि जो छोटा देश है, उस देश का जो भी आर्थिक क्रियाएं होता है, जो भी व्यवसायिक क्रियाएं होता है, वो सारा चीजों का जो नियंत्रण है वो बड़ा देश करता है, बड़ा राज्य करता है ना। जैसे भारत का कौन कर रहा था, इंग्लैंड कर रहा था। तो कोई भी आर्थिक क्रियाएं होती है, कोई भी व्यवसायिक क्रियाएं होती है, उनका जो नियंत्रण है, उनका जो निर्देशन है, वो अगर बड़ा देश करता है तो ऐसे देशों को, यानी कि ऐसे शासित देशों को, है ना, उसी को कहा जाता है उपनिवेश। समझ में आ गया। और भारत जो है वो लगभग 200 वर्षों तक, कितना, 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का उपनिवेश था। बस भारत उपनिवेश था। अब भारत उपनिवेश है तो आपको इसी से डेफिनेशन दे देना है कि कोई भी बड़ा शक्तिशाली जब छोटे राज्य पर कब्जा करता है तो जो बड़ा शक्तिशाली राज्य है वो अपने अनुसार कानून बनाता है, वो सारा चीज का नियंत्रण, कंट्रोल जो है वो अपने हाथों में ले लेता है। बस वो छोटे देश को, इसमें जो वो छोटा राज्य है, जो छोटा देश है, उसी को उपनिवेश कहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये उपनिवेश का जो डेफिनेशन है वो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े लोगों को जो है उपनिवेश का मतलब नहीं पता होता है। आप अगर अभी किसी 10th के विद्यार्थी को पूछेंगे जो पास कर गया हो, या 12th के विद्यार्थी को पूछेंगे तो उसको उपनिवेश का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। उपनिवेश का मतलब आप आसान शब्दों में गुलाम भी कह सकते हैं। सिंपल, भारत क्या था, गुलाम था अंग्रेजों का, है ना। तो उपनिवेश का मतलब आप सिंपली क्या समझ सकते हैं, गुलाम। अब तो हमको लगता है आपको हर हाल में याद रहा होगा, ठीक है। इसी बात पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको पूरे तरीके से बहुत जबरदस्त तैयारी कराई जाती है, डेफिनेशन वगैरह आपको अच्छे से लिखना है। चलिए, तो उपनिवेश का मतलब आप सिंपली गुलाम भी समझ सकते हैं। अब अगला हम लोग टॉपिक पर चलते हैं, वो है उपनिवेशवाद। अब भाई उपनिवेशवाद क्या होता है। उपनिवेश तो समझ में आ गया कि जो राज्य, जो देश गुलाम होता है उसी को उपनिवेश बोला जाता है। उपनिवेशवाद क्या है, क्या है ये उपनिवेशवाद। देखिए, एक शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा किसी कमजोर राष्ट्र पर अपने स्वार्थवश अधिकार जमाता है, उसी को उपनिवेशवाद कहते हैं, है ना। कोई भी शक्तिशाली राज्य, जैसे उपनिवेश किसको कहे, तो उपनिवेश हम लोग कहे जो छोटा देश है, जिस पर अत्याचार हो रहा था, जो गुलाम था, उसको हम लोग उपनिवेश कहे। और जो शक्तिशाली राष्ट्र है उनको क्या कहेंगे, उपनिवेशवाद, है ना। तो एक शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा किसी कमजोर राष्ट्र पर अपने स्वार्थवश, अपने निजी लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जो भी अधिकार जमाता है, उसी को हम लोग उपनिवेशवाद कहते हैं, है ना। अंग्रेजी शासन ने फूट डालो और शासन करो, यानी कि डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। आप सबको इसके बारे में पता होगा ना, फूट डालो और शासन करो के बारे में आपको कई बार हम बताए भी हैं कि अंग्रेज जो है यहाँ पर फूट डालता था, यानी कि लोगों को बांटता था आपस में, धर्म के आधार पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर या जाति के आधार पर लोगों को बांटता था, फिर यहाँ पर राज करता था, शासन करता था। और ये सबसे आसान तरीका है। आपको हम इतिहास में पढ़ा चुके हैं कि इटली को जो है, मेटरनिक जो है वो इटली को कई भागों में बांट दिया था। क्यों बांट दिया था, ताकि वो इटली पर राज कर सके। तो ठीक अंग्रेज भी जब यहाँ पर आया था तो वो हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा करके यहाँ पर राज कर रहा था। तो इसी को क्या बोलेंगे, फूट डालो और शासन करो, यानी कि डिवाइड एंड रूल। यानी कि डिवाइड का मतलब बांटना, है ना, और रूल का मतलब शासन करना, ठीक है। तो अंग्रेजी शासन ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर भारत को अपना दास बनाकर रखा। दास का मतलब क्या होता है, दास का मतलब जैसे पहले के जमाने में ना दास होता था, दासी होता था, यानी कि जिस गुलाम को खरीद लिया जाता था, जिस नौकर को खरीद लिया जाता था, उसी को दास बोला जाता है। और जो लड़की होती थी उसमें, उसको दासी, और जो लड़का होता था उसको दास, है ना। तो भारत को उस वक्त में दास, यानी कि जो खरीद लिया था, जो गुलाम बना के रखा था, वो कौन था, वो था अंग्रेज। और किस तरीके से, कौन सा नीति को अपना करके, कौन सा पॉलिसी को अपना करके, फूट डालो और शासन करो। आपको यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि बताओ भारत को जो है अंग्रेज कैसे कब्जा करके रखा था, कौन सा नीति के अंतर्गत, तो वो नीति है फूट डालो और शासन करो की नीति, है ना। तो अंग्रेज जो है वो भारत पर शासन कैसे कर रहा था, फूट डालो और शासन करो की नीति को अपना करके वो जो है भारत को गुलाम बना करके रखा था, ठीक है। आगे देखिए,
ब्रिटिश शासन के पहले भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी, यानी कि ब्रिटिश शासन के पहले जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, यानी कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो बहुत अच्छी थी। यानी कि जब मुगल सल्तनत का यहाँ पर शासन था, ब्रिटिश से पहले किसका शासन था यहाँ पर, मुगल सल्तनत का, तो उस वक्त में जो भारत की हालत है वो बहुत अच्छी थी, है ना। लेकिन अंग्रेजी शासन गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, विषमता तथा शोषण का साम्राज्य था, है ना। ब्रिटिश शासन के पहले जो भारतीय अर्थव्यवस्था वो बहुत अच्छी थी, लेकिन जब यहाँ पर अंग्रेजी शासन आया तो ये जो है गरीबी को बढ़ावा देना, अशिक्षा को बढ़ावा देना, अंधविश्वास को, विषमता को, शोषण को, ये सभी का साम्राज्य कहा जाता था, किसको, अंग्रेजों को। और यहाँ 200 वर्षों तक भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई भी विकास नहीं हुआ और लगातार 200 वर्षों तक भारत की अर्थव्यवस्था में, यानी कि भारत जो है वो विकास बिल्कुल भी नहीं कर पाया। आप समझ सकते हैं कितना लूटता होगा उस वक्त में अंग्रेज, है ना। समझ में आ गया। चलिए, तो ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया। 2-3 पॉइंट जो बताए थे, बार बार आपके चैप्टर में, खास करके अर्थव्यवस्था में उपनिवेश जो है वो वर्ड आते रहता है। उपनिवेशवाद क्या होता है ये भी वर्ड आते रहता है ना। और अर्थव्यवस्था क्या होता है भाई, तो अर्थव्यवस्था एक तंत्र, एक ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है ना। या फिर सिंपल भाषा में बोलेंगे कि जिससे हम लोगों को आय प्राप्त होती है, जिस भी काम से हम लोगों को इनकम प्राप्त होता है उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो वही डेफिनेशन फिर से है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र का ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कि कृषि, व्यापार, बैंकिंग, परिवहन, बीमा, संचार, या फिर लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय कर सके, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था का जो डेफिनेशन है आपको रट लेना है, याद नहीं करना, सीधा रट लेना है, ठीक है ना। चलिए, अब आगे हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था जो है वो मुख्य रूप से 2 कार्य संपादित करती है। अगर आपको कभी कभी अर्थव्यवस्था का डेफिनेशन नहीं आएगा ना, तो आप सिंपली जो है इस लाइन को लिख दीजिएगा, इस लाइन को, ठीक है ना। तो अर्थव्यवस्था जो है वो मुख्य रूप से 2 कार्य को संपादित करती है। सबसे पहला कि लोगों की जो भी आवश्यकताएं होती है, जो भी लोगों की ज़रूरत होती है, लोगों की ज़रूरत किस किस चीज़ का होता है बताइए तो, खाने का, पीने का, पैसे का, सब चीज़ के लिए, है ना। तो लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। ये काम कौन करता है, तो ये काम अर्थव्यवस्था करता है। अर्थव्यवस्था का 2 मुख्य कार्य है, जिसमें पहला कार्य क्या है कि लोगों की जो भी ज़रूरत होती है, जो भी आवश्यकताएं होती है, जो भी उनकी ज़रूरियात होती है, इन सभी चीज़ों को पूरा करने के लिए जो भी वस्तुओं या फिर सेवाओं, जो भी वस्तु या फिर सेवा प्रदान की जाती है, उत्पादन की जाती है, ये जो है कार्य है किसका, अर्थव्यवस्था का। और दूसरा कार्य क्या है, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है, यानी कि लोगों को रोजगार दिलाना, ये भी काम किसका है, अर्थव्यवस्था का, है ना। तो अर्थव्यवस्था का वैसे तो बहुत सारा काम है, लेकिन मुख्य रूप से 2 काम है। एक तो उनकी जो भी ज़रूरत होती है, जो भी वस्तु का, जो भी सेवा का, वो प्रदान करता है, साथ ही साथ जो भी इनको रोजगार होती है वो दिया जाता है। किसके कार्य है ये, अर्थव्यवस्था के कार्य है, ठीक है। चलिए, अर्थव्यवस्था जो है वो आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है ना। अर्थव्यवस्था क्या है, आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था क्या है, आजीविका अर्जन करने की प्रणाली है। ये जो क्वेश्चन है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, किसमें, ऑब्जेक्टिव में, तो रट लीजिएगा कि अर्थव्यवस्था जो है वो आजीविका अर्जन करने की प्रणाली है। आजीविका अर्जन करने की प्रणाली है कौन, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है, यानी कि कहने का मतलब है, वैसे तो अर्थव्यवस्था मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, जो भी हम लोग काम करते हैं वो रोजगार प्रदान कराता है, जो भी हम लोगों की ज़रूरत वाली चीज़ें होती है उनका सेवा प्रदान करना, ये सारा काम किसका होता है, अर्थव्यवस्था का होता है ना। लेकिन कुछ कुछ लोग हैं जो कि अर्थव्यवस्था के बारे में अपने हिसाब से जवाब दिया है, अपने हिसाब से, जैसे कि एक आर्थर लेविस है। ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता है, बट आप लोग देख लीजिए, आप लोग के बुक में दिया हुआ है, ठीक है, तो इनसे आपको पढ़ा रहे हैं। आर्थर लेविस का क्या कहना था अर्थव्यवस्था के बारे में कि अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है ना। तो अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, यानी कि लोगों की जो भी ज़रूरत वाली चीज़ें होती है उनको पूरा करने के लिए, उनकी संतुष्टि करने के लिए यहाँ पर जो है इसका, यानी कि अर्थव्यवस्था का डेफिनेशन होता है। समझ में आ गया आप लोगों को डेफिनेशन। तो अर्थव्यवस्था के बारे में अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से अलग अलग कहा है ना। तो उसमें आर्थर लेविस का क्या कहना था कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है ना। जैसे अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, तो जो मनुष्य की जो ज़रूरत होती है उनको पूरा किया जा सके,
तो बहुत सारे लोग क्या है अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो भी उनके पास संसाधन होता है उसका उपयोग करता है। तो ये भी क्या है, अर्थव्यवस्था है। किसके अनुसार, आर्थर लेविस के अनुसार। दूसरा एक और व्यक्ति था जिनका नाम था ब्राउन। इनका कहना था कि अर्थव्यवस्था जो है वो आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है, यानी कि इकोनॉमी इज द सिस्टम ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड, है ना। तो अर्थव्यवस्था जो है वो क्या है, आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। ये किसका कहना था, तो ये जो है ब्राउन का कहना था, ठीक है ना। प्रश्न नहीं पूछा जाता है, बस आपको बता दिए, इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और अर्थव्यवस्था के 2 कार्य आपको समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वही, ठीक है। आगे देखते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना निम्नलिखित है, यानी कि जो अर्थव्यवस्था की जो संरचना है वो निम्नलिखित है। तो भारत में टोटल 3 होता है, एक प्राथमिक क्षेत्र, एक द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, है ना। कृषि वगैरह जो हम लोग करते हैं, कृषि वगैरह, खेती वगैरह, तो वो आपका प्राथमिक में आता है। उनके बाद जो हम लोग औद्योगिक क्षेत्र वगैरह होता है वो आपका द्वितीयक क्षेत्र हो जाता है, और जो सेवा क्षेत्र होता है, जो हम लोग सर्विस देते हैं, सेवा देते हैं, वो आपका तृतीयक क्षेत्र होता है, ठीक है। एक एक करके हम लोग फटाफट डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो अगला हेडिंग आपको डालना है अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में जो पहला संरचना है, जो पहला ढांचा है, वो है प्राथमिक क्षेत्र, जिसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी सेक्टर। आप लोग प्राथमिक क्षेत्र के बारे में लगभग जानते होंगे। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर। इसमें क्या होता है, तो इस क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। तो नाम से भी आपको समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, यानी कि जो मछली वगैरह पालता है, कुक्कुट पालन, ये सभी व्यवसाय जो है वो किसके अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं, और इसके अंतर्गत कृषि हो गया, पशुपालन यानी कि जो जानवर वगैरह, पशु वगैरह पालते हैं, जो मछली वगैरह पालते हैं, चिड़िया वगैरह पालते हैं, तो जितना भी चीज़ का पालना होता है वो अक्सर प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ठीक है। दूसरा है आपका द्वितीयक क्षेत्र, जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर में आपको हम आसानी से बता दिए कि यहाँ पर जो है औद्योगिक क्षेत्र इसको कहा जाता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र उसको कहा जाता है कृषि क्षेत्र, ठीक वैसे ही जो द्वितीयक क्षेत्र है इसको कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र। क्या कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र। और इसके अंतर्गत खनिज, व्यवसाय, निर्माण कार्य, गैस, बिजली, इन सभी चीज़ों की उत्पादन की जाती है, ठीक है। तो द्वितीयक क्षेत्र में आपका खनिज हो गया, व्यवसाय हो गया, गैस, बिजली हो गया, इन सभी चीज़ों का निर्माण जो है वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर जो तृतीयक क्षेत्र है उसमें क्या होता है, तो तृतीयक क्षेत्र को ही हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कहते हैं कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, और जो तृतीयक क्षेत्र है इसी को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। टर्शियरी सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर, इंग्लिश में क्या कहते हैं, टर्शियरी सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर। अब देखिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार, ये सभी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। तो बैंकिंग हो गया, बैंक हो गया, बीमा हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, व्यापार हो गया, ये सभी चीज़ जो है वो आपका तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों की क्रिया को सहायता प्रदान करता है, और ये जो तृतीयक क्रिया है वो प्राथमिक को और द्वितीयक क्रिया को, ये दोनों को सहायता प्रदान करता है। तो समझ में आ गया, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, और जो तृतीयक क्षेत्र इसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो सेवा का मतलब होता है कि ये जो है प्राथमिक और द्वितीयक, ये दोनों का भी सेवा करता है, साथ ही साथ इसके अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन, व्यापार, ये सभी चीज आ जाता है। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक का डेफिनेशन लिख देना है। यहाँ पर हम आपको अच्छे से समझा दिए हैं, आपका बुक में ये जो है दिया हुआ है, ठीक है। ये फिगर भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना कैसे है, तो पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, जंगल, मछली पालन हो गया, ये सभी चीज जो है आपका आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। फिर जो दूसरा है वो है आपका द्वितीयक क्षेत्र। अब द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है उद्योग, निर्माण, गैस एवं बिजली। एक उद्योग हो गया, एक निर्माण औद्योगिक निर्माण वगैरह हो गया, गैस, बिजली हो गया, ये सभी आपका द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और तृतीयक क्षेत्र को हम लोग कहते हैं सेवा क्षेत्र, जिसमें क्या क्या आता है, तो एक बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार, अन्य सेवाएं, है ना। एक बैंक जैसे सेवा देती है हम लोगों को, परिवहन, संचार हो गया, व्यापार, बिजनेस वगैरह हो गया, ये सभी चीज जो है आपका तृतीयक क्षेत्र में आता है, ठीक है। अच्छा, द्वितीयक क्षेत्र में जो उद्योग, निर्माण और गैस, बिजली आता है, तो उद्योग में भी कई प्रकार के उद्योग होते हैं जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिसको कुटीर उद्योग कहते हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे उद्योग को कुटीर उद्योग कहते हैं। फिर उनके बाद आता है लघु उद्योग, फिर उनके बाद आता है मध्यम उद्योग, फिर उनके बाद आता है बड़े उद्योग। बड़े उद्योग में जहाँ पर बड़े बड़े चीज़ों का निर्माण होता है, ठीक है। तो उद्योग के बारे में लोग आगे पढ़ेंगे। तो टोटल जो
भारत की अर्थव्यवस्था की जो संरचना है वो 3 भागों में है, एक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। समझ में आ गई आपको क्या क्या डेफिनेशन वगैरह है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में। अब देखिए, आज जो है विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। आपको बिल्कुल यहीं पे याद हो जाएगा, ध्यान से अगर सुनेंगे तो 100% जो भी हम चीजें आपको बता रहे हैं वो यहीं पे याद होने का पूरा चांस है, ठीक है। तो भारत में नहीं, पूरी दुनिया में टोटल 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होता है। एक होता है पूंजीवादी। अब पूंजीवादी क्या होता है, अभी सारा चीज समझाएंगे। एक होता है समाजवादी और एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। सबसे पहले देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो देखिए, ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ये जो है अमेरिका के द्वारा लाया गया था, या फिर ये पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो अमेरिका में चलता है। इसमें क्या होता है, तो जो भी चीज, जो भी आपका प्रॉपर्टी है, जो भी आपका दौलत है, उसका मालिक आप खुद हैं, उसका मालिक आप खुद हैं। इसी को पूंजीवादी कहा जाता है, कैपिटलिस्ट। यानी कि जैसे स्कूल, प्राइवेटाइजेशन जिसको बोलते हैं ना, जैसे आज दिन सुनते होंगे कि सारा चीज जो है प्राइवेट होया जा रहा है, यानी कि जितना भी चीज है वो प्राइवेट हो रहा है। प्राइवेट का मतलब क्या हो गया, किसी एक व्यक्ति का हो रहा है, सारा चीज किसका है, किसी एक व्यक्ति का हो रहा है, ठीक है। तो जैसे स्कूल आप खोलते हैं प्राइवेट से, तो वो किसको क्या कहेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे आप कोई दुकान खोलते हैं उसको क्या कहेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, है ना। तो आपका जो प्रॉपर्टी है उसका मालिक आप खुद हैं, या फिर कोई एक व्यक्ति उसका मालिक अगर होता है, सरकार अगर उसका मालिक नहीं होता है, तो उसी को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। ठीक समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है बिल्कुल उसका उल्टा है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका दौलत है, जो भी आपका प्रॉपर्टी है, उसका मालिक जो है सरकार है। उसका मालिक कौन है, सरकार, ठीक है। यानी कि जो भी आपका प्रॉपर्टी है, जो भी दौलत है, जो भी स्कूल है, जो भी विद्यालय है, जो भी दुकान है, सारा चीज़ों का जो प्रॉपर्टी है उसका जो मालिक है वो है सरकार। तो इसको बोलेंगे समाजवादी या फिर साम्यवादी, ठीक है। फिर एक आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब मिश्रित का मतलब होता है दोनों का मिक्सचर, जो कि भारत में चलता है। भारत में जो है पूंजीवादी भी है और साथ ही साथ समाजवादी भी है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग डेफिनेशन को फटाफट देख लेते हैं, आपको कहानी समझ में आ गई। देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। आज विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों का स्वामित्व जो है वो निजी व्यक्तियों के पास होता है, जिसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं, है ना। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जो भी उत्पादन होता है, जो भी प्रोडक्शन होता है, तो इनका जो स्वामित्व है, जिनका जो नियंत्रण है, वो खुद एक व्यक्ति करता है। यानी कि निजी का मतलब अपना, खुद के पास होना। तो जो भी आप उत्पादन करते हैं उसका जो नियंत्रण है वो आपके पास हो, खुद के पास हो, और उसका प्रयोग हम अपने लिए करेंगे, खुद के लिए करेंगे, निजी लाभ के लिए करेंगे। निजी लाभ का मतलब होता है अपने फायदे के लिए अगर हम उस चीज़ का प्रयोग करेंगे तो ये आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगा। जैसे ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ पर चलता है, तो अमेरिका में चलता है, जापान में चलता है, ऑस्ट्रेलिया में चलता है, ठीक है। अगला है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो इसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व है, जो संचालन है, वो देश की सरकार के पास होता है। हमने क्या कहा कि जो भी आपका प्रॉपर्टी है ये सारा चीज देश का सरकार के पास अगर चला जाए तो इसको समाजवादी, और अगर खुद निजी व्यक्तियों के पास हो, यानी कि खुद के पास हो, अपने पास हो, तो इसको बोलेंगे पूंजीवादी। तो समाजवादी का मतलब समझ में आ गया। इसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। यानी कि लोगों की भलाई के लिए, लोगों की रक्षा करने के लिए उनका उपयोग किया जाता है, और इसका कंट्रोल किसके पास होता है, सरकार के पास। यानी कि आप जो कमाते हैं उस पर आपका बिल्कुल भी हक नहीं है, वो सरकार जैसे चाहे वो प्रयोग कर सकता है। तो इसको बोलेंगे समाजवादी। पूंजीवादी मतलब समझ में आ गया, खुद के पास। समाजवादी मतलब सरकार के पास। और ये कहाँ पर चलता है, तो ये जो है आपका चीन हो गया, रूस हो गया, ठीक है, रूस जिसको रसिया बोलते हैं, चीन जिसको चाइना बोलते हैं, क्यूबा, है ना। तो इन जगहों पर जो है ये समाजवादी अर्थव्यवस्था चलता है, ठीक है। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसको बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? मिक्स इकोनॉमी। अब ये क्या होता है, तो मिक्स इकोनॉमी जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। यानी कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी का भी, साथ ही साथ समाजवादी का भी, इन दोनों का जो मिश्रण है उसी को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व है वो सरकार तथा निजी व्यक्ति दोनों के पास होता है ना। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ कुछ चीज़ों का जो अधिकार है वो सरकार के पास होता है, और कुछ कुछ चीज़ों का जो अधिकार है वो खुद एक निजी व्यक्तियों के पास होता है, नहीं खुद के पास होता है, ठीक है। तो सरकार तथा निजी व्यक्ति दोनों के पास होता है, उसी को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और भारत एक ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। समझ में आ गया आपको अर्थव्यवस्था के बारे में डेफिनेशन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। ये भी समझ में आ गया डेफिनेशन। फिर आपको हम बताए
अर्थव्यवस्था क्या होता है? उपनिवेश जो गुलाम देश बन जाता है उसको उपनिवेश कहा जाता है। उपनिवेशवाद जो राज करने वाला होता है। उपनिवेश जो गुलाम बन जाता है, जैसे भारत वो उपनिवेश, जैसे अंग्रेज इंग्लैंड वो क्या हो गया? उपनिवेशवाद। अर्थव्यवस्था का मतलब समझ में आ गया, जो हम लोगों को रोजगार प्रदान करती है, जो हम लोगों के लिए अवसर प्रदान करता है ना, जरूरत की चीज़ों को पूरा करता है, उनके लिए वो सेवा प्रदान करता है, ये आपका अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। फिर जो अगला टॉपिक यानी कि जो पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था का विकास। और आप सबको पता है अर्थव्यवस्था का विकास जो है बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और पूछा जाता है सारा प्रश्न। वैसे जितना भी आपको पढ़ा रहे हैं ये सारा आपका इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, तो आगे हम लोग अर्थव्यवस्था का विकास पढ़ेंगे, जिसमें आर्थिक विकास क्या होता है, मौद्रिक विकास क्या होता है, ठीक है, मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे कि मुद्रा का विकास कैसे कैसे हुआ। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल चैप्टर आपका 2 से 3 वीडियो में समाप्त हो जाएगा। फिर इनके बाद इनका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को जो भी लाइक नहीं किया फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बहुत ही नया चैनल है तो आप लोग जितना हो सके शेयर करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, कॉपी कलम में नोट करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।